की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है पैसा कमाने की और अमीर बनने की बात करेंगे। कैसे पैसा कमाएं, कैसे अमीर बने। आप सब अमीर हैं, आप सब पैसा कमा रहे हैं। मैं पैसे को कई गुना ज्यादा बढ़ाने की बात करूंगा। मैं बात करूंगा सेकंड इनकम कैसे जनरेट करें। जिस धंधे में है, जिस प्रोफेशन में है, जिस नौकरी में है, करते रहिए। उसके साथ साथ एक दूसरा पहाड़ कैसे खड़ा करें, टाटा बिरला अंबानी जैसा पहाड़ कैसा खड़ा करें। हम कुछ कुछ बात शेयर बाजार की भी करेंगे, म्यूचुअल फंड्स की भी करेंगे कि कैसे शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड को अपने बिजनेस में अडॉप्ट करके हम हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। और हम बात करेंगे बिजनेस को कमर्शलाइज करने की, बिजनेस को ऑटोमेशन में डालने की, कि अपने धंधे को उस मुकाम पे ले जाएं जैसे टाटा बिरला अंबानी अपना बिजनेस चलाते हैं, लोगों को हायर करके बिजनेस चला पाए। टाटा बिरला अंबानी को अपने काम पे लगा पाए कि वो लोग हमारे लिए काम करें। तो आपकी पर्सनल लाइफ नहीं, कमर्शियल लाइफ, जो धंधे का 8 घंटा 12 घंटा बिजनेस को जो हम देते हैं, उस बिजनेस में ऑटोमेशन कैसे लाएं, हम उसकी बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि कमर्शियल लाइफ को ऐसा मैनेज कर दें कि पर्सनल लाइफ में एंजॉय कर पाए। जब वृद्धावस्था में पहुंचे तो गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस मैनेज कर पाए, एक ऐसी वेल्थ हो कि काम नहीं भी करें तो भी रॉयल्टीज आए, बच्चों को इतना देके जाएं कि बच्चे जिंदगी भर वो दूधो नहाओ पूतो फलो वाली कहानी हो। तो हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले शेयर बाजार की छोटी सी चर्चा। बट शेयर बाजार की चर्चा शुरू करने से पहले, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग शेयर बाजार में निवेश करते हो। आप लोग अपने आप से एक सवाल पूछिए, यहां जवाब मत दीजिए, अपने आप से पूछिए आप कौन हैं, क्या हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल लाइफ, आपका बिजनेस, आपका जॉब, आप नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नेता है, कारोबारी हैं, ट्रेडर हैं, चाय का दुकान चलाते हैं, कपड़े का फैक्ट्री लगाते हैं, जो भी आपका बिजनेस है उसे आप अज्यूम कर लीजिए कि भाई ये मेरा धंधा है। याद कर लीजिए अपनी उस कमर्शियल लाइफ को कि मैंने पिछले 20 साल में ये एसेट खड़ा किया है, पिछले 25 साल में नौकरी करके मैंने इतना पीएफ जमा किया और इतनी सेविंग की। अब मैं आपके सामने प्रोफेशनल लाइफ के 4 टुकड़े रख रहा हूं। एक कमर्शियल लाइफ को वर्ल्ड वाइड 4 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला व्यक्ति होता है एम्प्लॉय, जिसे कहते हैं कर्मचारी। ये व्यक्ति नौकरी करता है और उस नौकरी में इसकी स्किल और टैलेंट की कीमत इसे मिलती है। धीरे धीरे इसका स्किल और टैलेंट बढ़ता है, इसकी कीमत बढ़ती है, इसे इंक्रीमेंट मिलते हैं। और जब इसका करंट एम्प्लॉयर, इसका करंट मालिक इसको इसकी आमदनी, इसके टैलेंट के बराबर कीमत नहीं देता, तो ये व्यक्ति नौकरी छोड़ के दूसरी जगह नौकरी पे चला जाता है। इसे हम बोलते हैं कर्मचारी। द वन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉय, यानी कर्मचारी। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, दोनों व्यक्ति काम करते हैं, खुद काम करते हैं, दोनों व्यक्ति को उनके स्किल और टैलेंट की कीमत मिलती है और टैलेंट के बराबर ही ऑलमोस्ट कीमत मिलती है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि सेल्फ एम्प्लॉय आदमी अपने लिए काम करता है, किसी दूसरे के लिए काम नहीं करता। चाहे वो चार्टेड अकाउंटेंट हो, इंश्योरेंस एडवाइजर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, ये सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है जो किसी के लिए नौकरी नहीं करते, खुद का धंधा करते हैं, खुद क्लाइंट मैनेज करते हैं और उसके बदले पैसा मिलता है। तीसरा व्यक्ति वो होता है जिसे कहते हैं बिजनेसमैन, जो एम्प्लॉय नाम के व्यक्ति को तनख्वाह दे करके नौकरी पे रखता है, उसके स्किल और टैलेंट को बाजार में बेचता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर फिजिक्स का ट्यूटर हूं और मैं 4 ट्यूशन सेंटर खोलता हूं, 10 ट्यूशन ट्यूटर को सैलरी पे रखता हूं, तो मैं बिजनेसमैन बन गया। हर एम्प्लॉय चाहता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आए, अपना खुद का काम करे। अरसा बीत जाता है, जिंदगी खत्म हो जाती, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय में मूव नहीं कर पाता। कर्मचारी पैदा होता है, कर्मचारी ही मर जाता है। सारी जिंदगी सोचता रहता है बिजनेस करूंगा बिजनेस करूंगा, लेकिन वो एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय नहीं पहुंच पाता। और सेल्फ एम्प्लॉय की भी यही हालत है। हर कोई डॉक्टर त्रेहान नहीं बन पाता, डॉक्टर पैदा होते हैं, डॉक्टर ही मर जाते हैं, अपना हॉस्पिटल नहीं खोल पाते। एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय जाने में जिंदगी लग जाती, लोग नहीं कर पाते। और सेल्फ एम्प्लॉय से बिजनेसमैन का जर्नी तय करने में भी अरसे गुजर जाते हैं। लोग सारी जिंदगी 2 4 5 कर्मचारी रख के बस काम करते रहते हैं, बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाते। और बिजनेसमैन के बाद भी एक टारगेट होता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हो, उनका टारगेट होता है बिजनेस को ऑटोमेशन में कैसे डालूं।
ऐसा बिजनेस कैसे खड़ा करूं कि मुझे काम नहीं करना पड़े, केवल पैसा डाल दूं धंधे में, कर्मचारी अपने आप काम करे और मुझे प्रॉफिट निकाल के दें। आप भी जानते कितना मुश्किल है कि बस कर्मचारी रख दो, पैसा दे दो, तनख्वाह दे दो, मुझे प्रॉफिट निकाल के दें, इतना आसान नहीं है। लेकिन एक कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐसा है जहां केवल आपको पैसा देना है, टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग वहां काम करेंगे, आपको आपका नेट प्रॉफिट आपके घर देके जाएंगे। उसे कहते हैं इन्वेस्टर यानी शेयर होल्डर। ये इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जो बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए पैसा देता है और उसके बदले बोलता भैया या तो महीने का 2% या 1% मुझे ब्याज चाहिए, या तेरे धंधे में मेरे को प्रॉफिट चाहिए। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग और अ बिजनेस। मैंने 4 तरह के प्रोफेशन बोले थे कि पहला कर्मचारी, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा बिजनेसमैन, चौथा इन्वेस्टर। अब आप कर्मचारी हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप तीनों ही कैटेगरी से मैं आपको इन्वेस्टर कैटेगरी पे कैसे शिफ्ट करता हूं कि मेरा बिजनेस ऑटोमेशन में रहे, वो मैं आपके सामने दिखाता हूं। एक बात बता दूं, इस दुनिया के, पूरी दुनिया, केवल भारत नहीं, 80% लोग या तो एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। वो चाय की दुकान चलाने वाला व्यक्ति भी सेल्फ एम्प्लॉय है, ओला उबर जो कार चलाता व्यक्ति वो भी सेल्फ एम्प्लॉय है, अपने लिए खुद के लिए काम करता है। और दुनिया में केवल 20% लोग हैं जो एक्चुअल में बिजनेसमैन हैं, जिनका बिजनेस ऑटोमेशन में चलता है, जो इन्वेस्टर हैं। और ये 20% लोगों के पास दुनिया का 80% पैसा है, और जो 80% लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय हैं या बिजनेसमैन है लेकिन छोटे कारोबारी हैं, 2 4 5 लोग रख के धंधा चलाते हैं, उनके पास केवल दुनिया की 20% वेल्थ है। अब मैं आपके सामने कुछ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस रख रहा हूं जो ऑटोमेशन में चलते हैं। या उससे पहले अपने आप से एक सवाल पूछिएगा, यहां मत लिखिएगा, यदि आज आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो कौन सा धंधा करना चाहेंगे? या आपके धंधे से आप खुश नहीं है तो कौन से बिजनेस से आप खुश हैं उसको करना चाहेंगे? या पिछले 10 साल में कौन से बिजनेस को आपने फलता फूलता देखा, यार ये धंधे में होता तो मैं ज्यादा पैसा बनाता? कुछ कंपनियां आपके सामने हैं। मारुति आप सबने नाम सुना होगा, अपोलो हॉस्पिटल आप सबने नाम सुना होगा, टाइटन, पीवीआर, एलएनटी, एसीसी, ये सब बिजनेस हैं, इंडिया में है, प्रॉफिट मेकिंग है। पिछले 10 मिनट में जब से ये मीटिंग चल रही है, मैंने 200 बाईपास सर्जरियां बैठे बैठे कर दी, क्योंकि मैं अपोलो हॉस्पिटल का मालिक हूं। हो सकता है आप लोगों को मेरी बात पे भरोसा ना हो, लेकिन मैं अपोलो हॉस्पिटल का मालिक हूं। अपोलो हॉस्पिटल मेरा है। मैं हर 2 मिनट में एक स्विफ्ट डिजायर कार बना के बेचता हूं, क्योंकि मारुति कंपनी भी मेरी है, क्योंकि मैंने अपोलो हॉस्पिटल का एक शेयर खरीदा है जो 2000 रुपए का है। मैंने मारुति इंडस्ट्री का एक शेयर खरीदा है जो करीब करीब 10,000 रुपए का है। तो हमारी खुशनसीबी ये है कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं जहां फल सब्जी की तरह, प्रॉपर्टी की तरह बिजनेस को भी खरीदा बेचा जा सकता है। और ये वो बिजनेस हैं जो आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं, जो भारत में बिकाऊ हैं। आपको अच्छा लगे तो इन बिजनेसेस को खरीदा जा सकता है। और आप अपना बिजनेस भी यदि बेचना चाहें, तंग आ गया यार अब बस बहुत हो गया, बच्चे तो हमारे धंधे में आते नहीं, जो हमने करना था कर लिया, चलो अब अपना बिजनेस बेच देते हैं, आप अपना बिजनेस बेच सकते हैं। इंडिया में ऐसा पॉसिबल है। 10,000 रुपए में कार की फैक्ट्री लगाई जा सकती है, 1,000 रुपए में एक हॉस्पिटल खोला जा सकता है, 1,000 रुपए में ऑनलाइन वेबसाइट खोली जा सकती है, 1,500 रुपए में स्विगी, जोमेटो, डोमिनोज, बर्गर किंग जैसा रेस्टोरेंट भारत में खोला जा सकता है। इसे कहते हैं पैसिव बिजनेस। मैं आपके सामने कुछ कंपनियां रख रहा हूं, या यूं समझ लीजिए कि मैं आपके सामने अपनी दिनचर्या रख रहा हूं। मैं सुबह उठ के सबसे पहले ब्रशिंग करता हूं, फिर दाढ़ी बनाता हूं, कोलगेट ब्रश करता हूं, जिलेट के रेजर से दाढ़ी बनाता हूं, सेरा सैनिटरी वेयर की टॉयलेट एक्सेसरीज हैं, हैवेल्स के गीजर में पानी गर्म करता हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के लक्स साबुन से नहाता हूं, इमामी की मर्दों वाली ब्यूटी क्रीम का लगाता हूं, रेमंड का कोट पहनता हूं, टाइटन की घड़ी बांधता हूं, ब्रिटानिया की ब्रेड खाता हूं, टाटा टी की चाय पीता हूं, मारुति चला के ऑफिस जाता हूं। दोस्तों ये मेरी दिनचर्या है, सुबह से लेकर दोपहर तक की। मेरी नहीं है, आप सभी की है। ये वो कंपनियां हैं जिनकी दुकान मेरी वजह से चलती है, क्योंकि मैं इनका माल खरीदता हूं। और केवल मैं नहीं खरीदता, आप भी खरीदते हैं। जिलेट का रेजर यूज नहीं करेंगे तो किसी और कंपनी का करेंगे, कोलगेट का पेस्ट नहीं लेंगे तो पतंजलि का लेंगे, किसी का तो लेंगे, किसी को तो पैसा देंगे, किसी पे तो खर्च करेंगे। और ये कंपनियों की पिछले 10 साल की ग्रोथ मैंने आपके सामने रखी। अक्टूबर 2005 में इन कंपनियों की कीमत क्या थी और अक्टूबर 2015 आते आते कीमत क्या हो गई। कोई कंपनी 10 गुना हुई, कोई 20 गुना हुई, कोई 50 गुना हुई। और अब मैं दोपहर के बाद की स्क्रीन आपके सामने रख रहा हूं। जुबिलेंट का पिज्जा भी मंगाता हूं, जी एंटरटेनमेंट शाम को चैनल भी देखता हूं, पीवीआर सिनेमा भी हफ्ते में एक बार जाता हूं, गॉडफ्रे फिलिप्स सिगरेट, यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी अल्कोहल ड्रिंक, अपोलो हॉस्पिटल, ल्यूपिन फार्मा, इन सभी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूं।
जो आम आदमी के जीवन में जुड़ी है। इन आम आदमी के जीवन में जुड़ी कंपनियों की जो एवरेज ग्रोथ निकली पिछले 10 साल की, वो निकली 26% सालाना। अभी आप खुद सोचिए, आप जिन कंपनियों को धंधा देते हैं, मतलब आप जिन कंपनियों के ग्राहक हैं, वो कंपनियां आपसे पैसा कमा के 26% सालाना प्रॉफिट, महीने का 2% से ज्यादा कमा रही हैं। तो हम हमारे धंधे में क्या ऐसा बदलाव लाएं कि हम भी 2% महीने का प्रॉफिट बना पाए। उसके लिए जरूरी है सेंसेक्स के कॉन्सेप्ट को समझना। शेयर बाजार पे हमने 10 ही मिनट बात करनी थी, बस छोटा सा कंपैरिजन आपके सामने रख रहा हूं। सेंसेक्स हम सब ने सुना होगा ना, जो अभी सेंसेक्स 60,000 टच हुआ, निफ्टी 18,000 टच हुआ। दिस सेंसेक्स वाज स्टार्टेड 1979, 100 रुपए से इसकी शुरुआत हुई थी। सन 2000 आते आते कीमत 5,000 हो गई। 2020 में 40,000 का था, अभी 2021 में 60,000 का है। यदि मैं सेंसेक्स के सालाना ग्रोथ की बात करूं, तो भारतीय शेयर बाजार में सालाना 17% का ब्याज आया है। लंबे समय में उन लोगों को मिला जिन्होंने लंबे समय तक पैसा रखा। अब आप कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, नौकरी करते हैं, प्रोफेशनल हैं, आप खुद जानते हैं आपने पिछले 30 साल में क्या कमाया। एक सवाल अपने आप से फिर पूछिए, क्या आपको लगता है भारत के अगले 30 साल भारत के पिछले 30 साल से बेहतर होंगे? या भारत को छोड़िए, अपना ही सोच लीजिए, यदि आपको लगता है कि आपकी आमदनी अगले 10 साल में ज्यादा बेहतर ग्रो करेगी पिछले 10 साल की अपेक्षा की, इसका मतलब आप ज्यादा कमाएंगे, और ज्यादा कमाएंगे तो लेके कहीं नहीं जाएंगे, खर्च यही करेंगे। जो कोलगेट पहले 100 वाला लेते थे, तब 150 वाला लेंगे। जो प्रोडक्ट साबुन पहले 50 रुपए वाला लेते थे, तब 70 वाला लेंगे। जितना कमाएंगे दे के यहीं जाएंगे, इन्हीं कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदेंगे। और जब आप इन कंपनियों को 100 की बजाय 125 देना शुरू करेंगे, तो इन कंपनियों की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। सेंसेक्स ने 17% इतिहास में दिया है। भविष्य मुझे लगता है बेहतर होगा। और ये एकदम से ऊपर नहीं आया शेयर बाजार, गोते खाता खाता आया है, ऐसे हिचकोले खाता। तो किसी ने यदि शेयर बाजार में निवेश किया हो, या आज कोई शेयर बाजार में निवेश करने वाला हो, तो ये सोच के चलिएगा कि शेयर बाजार में निवेश ऐसा नहीं होता कि मैंने शेयर खरीदे, म्यूचुअल फंड खरीदे, प्रॉफिट आएगा बेच दूंगा। कोई व्यक्ति जब परचून का दुकान भी खोलता है ना, ये सोच के खोलता है कि जिंदगी भर धंधा करूंगा। तो जो व्यक्ति शेयर बाजार में ये सोच के आता है कि शेयर खरीदूंगा, चढ़ जाएगा, बेच दूंगा, वो नहीं कमा पाता। और जो ये सोच के आता है कि मैंने 10,000 रुपए मारुति को देके मेरा कार का फैक्ट्री लगा लिया है, ये कार का फैक्ट्री मेरा जिंदगी भर रहेगा, उसको शेयर बाजार का प्रॉफिट मिलता है। आप लोग बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं, एक पैसिव बिजनेस की बात है, तो खरीद लीजिए मारुति, अच्छा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। और शेयर बाजार में अलग अलग समय पे गिरावटें भी आई। जब जब शेयर बाजार गिरा, गिरने के बाद दुगनी तेजी से चढ़ा। आपके सामने स्क्रीन पे 1988, 1994, 2003, 2009, अभी 2020 कोरोना वाला टाइम, जितनी बार गिरा बाद में चढ़ा। अब वो तेजी मंदी तो चलती रहती है। कुल मिला के हमें ये ऐसा अनुमान है, मैं प्रिंटेड कमिटमेंट दे नहीं सकता, सेबी अलाउ नहीं करता, लेकिन सेंसेक्स का जो ग्रोथ रेट है वो 17% सालाना है। और यदि मैं मान लूं कि आज के बाद केवल 15% का भी ग्रोथ दे दे सेंसेक्स या शेयर बाजार, तो 2025 आते आते सेंसेक्स 1 लाख होगा, 2030 आते आते सेंसेक्स 2 लाख हो जाएगा। अभी क्वेश्चन ये आता है कि जो मैंने पैसिव बिजनेस की बात की, ऑटोमेटेड बिजनेस की बात की, ये सारे के सारे बिजनेस जो शेयर्स मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रखे, ऑटोमेटेड बिजनेस है। आपके धंधे में पैसा कमाइए, कंपनी की ग्रॉस रिसिप्ट जिसे टर्नओवर, या कंपनी का बॉटम लाइन यानी कि नेट प्रॉफिट का 10% शिफ्ट करते जाइए, अच्छे शेयर खरीदते जाइए, आपका पैसिव बिजनेस है। टाटा बिरला अंबानी आपके लिए काम करेंगे। मैंने क्या बोला था, बिजनेसमैन वो होता है जो कर्मचारियों से काम कराता है, और इन्वेस्टर वो होता है जो टाटा बिरला अंबानी जैसे बिजनेसमैन को पैसा देता है। लो भैया पैसा पकड़ो, कारोबार बढ़ाओ, तो मुझे प्रॉफिट कमा के दो। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा शेयर खरीदूं कौन सी इंडस्ट्री में पैसा डालूं, क्योंकि वक्त के साथ बदलता रहता है। सरकार की एक पॉलिसी आई, पूरा का पूरा बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। 2 साल 1.5 साल के लॉकडाउन में इंडिया की सबसे बड़ी परचून की दुकान बंद हो गई, जिसे बिग बाजार नाम से जानते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मैं बिल्कुल छोटे से बिजनेस की बात कर रहा हूं, चाय की दुकान, रेडी, जैसे चाय की रेडी अपना मार्केट वार्केट में लगती है ना, नुक्कड़ पे लगता है। एक चाय का दुकान बिकाऊ है। सभी खर्चे काटने के बाद, टैक्स देने के बाद, कर्मचारी की तनख्वाह देने के बाद, चंदा वंदा देने के बाद, ये चाय का दुकान 100 रुपए रोज का प्रॉफिट देता है। चाय का दुकान है, सब कुछ खत्म करके 100 रुपए रोज का प्रॉफिट देता है। समय नहीं देना, बस केवल खरीदना इस दुकान को, रोज 100 रुपए आपका जेब में आएगा। अभी सोचिए ऐसे धंधे को कितने में खरीदेंगे, रोज का 100 रुपए दे रहा है, समय नहीं देना, बस पैसा देना, भूल जाना, आपके घर रोज 100 रुपए दे के जाएगा ये चाय चाय की दुकान चलाने वाला व्यक्ति। ऐसी दुकान आप कितने में खरीदेंगे, पहला सवाल।
दूसरा सवाल, कल को यदि ये चाय की दुकान जो रोज 100 रुपए देती थी ये 200 रुपए रोज देने लगेगी तो आप इसकी बोली कितनी लगाएंगे? ऑब्वियसली डबल। या ये चाय की दुकान जो रोज 100 रुपए देती थी कल को यदि ये घाटे में जाए और 50 रुपए रोज का ही मुनाफा कमाने लगे तो इसकी कीमत आप क्या लगाएंगे? द सेम प्रिंसिपल वर्क्स इन शेयर मार्केट। जिन कंपनियों के मुनाफे बढ़ते हैं उनकी आमदनी और प्रॉफिट बढ़ते हैं, उनके शेयर प्राइस भी बढ़ते हैं, और जो कंपनियां घाटे में चलती हैं उनके शेयर गिर जाते हैं। कुछ कंपनियों के शेयर आपके सामने हैं दोस्तों। आज से 15 साल पहले मैं आपके सामने एक बिजनेस का नाम ले रहा हूं जिसमें हम सब जुड़े हैं, पूरा दिन हम उस बिजनेस के कंज्यूमर हैं, और 15 साल पहले उस बिजनेस को कोई नहीं जानता था। उस बिजनेस का नाम है सोशल मीडिया। शायद आपने फेसबुक और व्हाट्सएप का नाम 15 साल पहले नहीं सुना था, और दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाली कंपनियों में से एक है फेसबुक, जिसकी सब्सिडरी है व्हाट्सएप। कुछ और यूनिक बिजनेस आइडियाज आपके सामने हैं जिन्हें आज कोई नहीं जानता। ये कुछ कंपनियों के शेयर्स हैं। सोलर एनर्जी फ्यूचर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर है, ऑनलाइन पोर्टल फ्यूचर है, यूथ जनरेशन फ्यूचर है। हमारा धंधा कब ऑब्सोल्यूट हो जाए हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले भविष्य में जो नए बिजनेसेस हैं उनको अभी से आइडिया लगा के यदि हम खरीद लेंगे तो जब हमारा धंधा हम बंद करेंगे या हमारा बिजनेस लॉस मेकिंग होगा या हमारे बच्चे हमारे बिजनेस में नहीं आएंगे, तब ये बिजनेस हमें कमा के देना शुरू कर देंगे। एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं, क्योंकि शेयर्स के नाम लिखे थे, मैं किसी कंपनी के शेयर्स का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। हम इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इसलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये प्रेजेंटेशन जो थैंक यू राजेश चेतन जी जिन्होंने मुझे मौका दिया। राजेश चेतन जी के बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मेरे पास है, तो थैंक यू भिवानी परिवार मैत्री संघ मुझे ये मौका देने के लिए। और प्लीज मैं सिर्फ इन्वेस्टर अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट से प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं। जो आंकड़े दिखाए गए वो केवल एग्जांपल के लिए हैं, मैं कोई प्रिंटेड कमिटमेंट नहीं दे रहा। मैं बात कर रहा हूं कौन सा शेयर या कौन सा बिजनेस खरीदें। देखिए वक्त के साथ बिजनेस बदलता रहता है, पता नहीं होता कब कौन सा बिजनेस चढ़ेगा कब कौन सा बिजनेस गिरेगा। हम सब लोग, वो लोग जिनकी उम्र 45 से ज्यादा है, बचपन में दर्जी की दुकान से कपड़े सिलवाया करते थे, लेकिन रिटेल आया और कैंटाबिल, टीक्यूएफ, रेमंड जैसी शॉप्स आई, दर्जी की दुकानें समहाउ उनका बिजनेस चेंज हो गया। जिन लोगों ने वक्त रहते रेमंड, कैंटाबिल, टीक्यूएस की फ्रेंचाइजी ले ली वो चल गए, बाकी नहीं चले। कब कौन सी पॉलिसी आए और कौन से बिजनेस को खराब कर दे नहीं पता होता, इसलिए अपने बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। वो बिजनेस जिसकी वजह से आपके धंधे को नुकसान पहुंच रहा है, क्यों ना उसी बिजनेस को खरीद लिया जाए। फेसबुक ने यही किया था, व्हाट्सएप से फेसबुक को नुकसान हो रहा था, फेसबुक ने व्हाट्सएप को ही खरीद लिया। तो ऐसे बिजनेस यदि हम आज खरीद लेते हैं तो भविष्य में जब हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा या हम बिजनेस को वाइंड अप करेंगे, दूसरा बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग बड़ा हो चुका होगा। बट कौन सा खरीदें उसका सवाल जवाब है म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो आपका पैसा बहुत सारी कंपनियों में बांट के लगता है। म्यूचुअल फंड बेसिकली इज अ पूल ऑफ मनी। जैसे अपन धंधे में बोली की कमेटी सब बिजनेसमैन लोग मिलकर चलाते हैं कि 20 लोगों ने पैसा दिया, हर महीने एक व्यक्ति लेगा, ऐसे म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो पूल ऑफ मनी, जहां कोई 100 रुपए देगा, कोई 500 देगा, कोई 1000 देगा, कोई 10,000 देगा, कोई 5 लाख देगा, कोई 1 करोड़ देगा, और उस पैसे को प्रोफेशनली मैनेज करके कुछ कंपनी के शेयर्स में लगाया जाता है, जिसे सेबी रेगुलेट करता है। और मैं आपको म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स दिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड सच में सही है और आपके लिए कितना सही है। एक म्यूचुअल फंड अमूमन 50 शेयर्स में पैसा डालता है। इस पे आप मत जाइए, आप जाइए इस लाइन पे कि एक म्यूचुअल फंड 50 प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस खरीदता है। यदि आप एक म्यूचुअल फंड को केवल 100 रुपए भी देंगे तो इसका मतलब उस 100 रुपए से 50 बिजनेस खरीदे गए, 50 प्रॉफिट मेकिंग रनिंग ऑटोमेटिक बिजनेस खड़े कर दिए गए। यानी मैंने केवल 100 रुपया दिया, टाटा, बिरला, अंबानी, बिनानी ये सारी कंपनियां उस 100 रुपए से बिजनेस करेंगी। उस प्रॉफिट को म्यूचुअल फंड पूल में आएगा और वो प्रॉफिट मुझे मिलेगा। मैं आपके सामने कुछ रिटर्न्स रख रहा हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो हम सब ने नाम सुना है, हमारा बैंक भारत सरकार का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका एक सब्सिडरी है एसबीआई म्यूचुअल फंड। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सन 2004 में 10 रुपए का लॉन्च हुआ था। आज कीमत 230 रुपया है। सालाना 20% का ब्याज आ रहा है। और जिन लोगों ने सन 2004 में 1 लाख रुपए डाला था, आज उनको 23 लाख मिल रहा है। अभी सोचो 17 साल में पैसा 23 गुना कहां बनता है? ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसका टर्नओवर या जिसका नेट प्रॉफिट या जिसका वैल्यूएशन या जिसका बैलेंस शीट, यही धंधे की टर्म्स होती है ना, 17 साल में 23 गुना हुआ।
बहुत मुश्किल है सालाना 20% का ब्याज बनाना। यहां सालाना 20% का ब्याज बन रहा है। आप खुद उठा के देख लीजिएगा अपना 15 साल पुराना इनकम टैक्स रिटर्न कि तब एसेट लायबिलिटी बैलेंस शीट ग्रॉस रिसिप्ट और नेट प्रॉफिट क्या था, आज ग्रॉस रिसिप्ट और नेट प्रॉफिट क्या है, जिसमें आप लगे रहते हैं, पूरा दिन परेशान रहते हैं। और ये ऐसा बिजनेस है, केवल 100 रुपए दिया और भूल गए, केवल 1 लाख रुपए भूल गए, और 1 लाख के बदले आज 23 लाख मिल रहा है। लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी, जिनको हम सब गुरु मानते हैं धंधे की भाषा में, अंबानी साहब की बात कर रहा हूं, लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी के जमाने में 1995 में उन्होंने ये रिलायंस ग्रोथ फंड लॉन्च किया था 10 रुपए की कीमत पे। आज कीमत 2000 है, सालाना 21% का ब्याज। और आप सोच के हैरान रह जाएंगे, जिस व्यक्ति ने तब 1 लाख दिया था, आज उसकी कीमत 2 करोड़ है। 1 लाख का 2 करोड़, 200 गुना पैसा आसान नहीं होता। आप जिस प्रॉपर्टी में रहते हैं ना दादा, दिल्ली में या कहीं भी, उस प्रॉपर्टी की कीमत का आकलन कर लीजिएगा। 25 साल पहले प्लॉट कितने का था, आज कितने का है। वो भी इतना ग्रो नहीं हुआ होगा। आपका धंधा बहुत अच्छी बात है अगर इससे बेहतर ग्रो किया। यदि आप सालाना 20% का प्रॉफिट नहीं बना रहे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस नहीं है। बेहतर है अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के ये ऑटोमेशन वाले बिजनेस खरीदिए, टाटा बिरला अंबानी को दीजिए, लेट देम टू मैनेज योर मनी। और ये केवल 2 फंड की बात नहीं कर रहा, इंटरनेट पे सारा डाटा अवेलेबल है। भारत में उपस्थित सभी वो म्यूचुअल फंड जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं, मैं किसी न्यू बॉर्न बेबी की बात नहीं कर रहा, सभी वो म्यूचुअल फंड जो इक्विटी डाइवर्सिफाइड हैं, 15 साल से ज्यादा पुराने हैं, 15% से ऊपर का रिटर्न दे रहे हैं। और यदि किसी बिजनेसमैन ने, यदि किसी निवेशक ने केवल 15,000 रुपए महीना पिछले 15 साल में ऐसे बिजनेस में निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ है। और हम सब लोग 10, 15, 20,000, 30,000 रुपए का निवेश पिछले कुछ सालों से करते आ रहे हैं। 100 रुपए रोज की भी हमारी कमेटियां चल रही हैं, 25 रुपए रोज भी हमसे सहारा वाला लेके जाता है। तो क्यों ना कुछ पैसा ऐसे बिजनेस में डाला जाए जो ऑटोमेशन में है। देखिए, आप बिजनेसमैन लोग हैं, आप अपने बच्चों पे 5,000, 10,000 रुपए खर्च करते होंगे। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का खर्चा 10-10 हजार रुपए आता है। और मैंने एक बच्चा गोद लिया है, और मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं एक बच्चा गोद ले लीजिए। आप अपने बच्चों पे जो भी निवेश करते हैं उसका केवल 1/4, यानी यदि आप अपने बच्चों पे 20,000 रुपए खर्च करते तो 1/4 हुआ करीब करीब 5,000। 5,000 रुपए महीना उस गोद लिए बच्चे को दे दीजिए। उस बच्चे का नाम, वो जो बच्चा है वो मुकेश अंबानी का बच्चा है, वो उदय कोटक का बच्चा है, वो अंबानी बिनानी टाटा का बच्चा है। उस बच्चे का नाम है म्यूचुअल फंड। महीने का 5,000, 10,000 भी किसी म्यूचुअल फंड में देंगे ना, तो आपके लिए बिजनेस की बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। और वैसे तो म्यूचुअल फंड में कई सारी कैटेगरीज हैं, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। इक्विटी होता है, डेट होता है, गोल्ड फंड भी होता है। यदि आपके परिवार में अगले 2-3 साल में कोई शादी होनी है और आपको सोना खरीदना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि महीने के महीने डिजिटल गोल्ड, एसबीआई गोल्ड खरीद सकते हैं। बॉन्ड फंड भी होते हैं। म्यूचुअल फंड केवल शेयर बाजार नहीं होता। यदि आपके पास 6-12 महीने के बाद कोई बड़ा टारगेट आता है, मेरे बहुत सारे बिजनेसमैन क्लाइंट है जिनको दिवाली पे 5 लाख मांगता रहता है, मतलब हर दिवाली पे 5-7 लाख उनका बट जाता है दिवाली के नाम का। वो लोग क्या करते हैं, 50,000 रुपए महीने का बॉन्ड फंड खरीद लेते हैं, हर महीने 50,000 कटता रहता है, हर दिवाली पे मेरे से 5 लाख ले लेते हैं। यदि अगले 2 साल के बाद आपके बच्चों का एडमिशन होना है या घर में कोई बड़ा खर्चा आना है, तो उसके लिए आप शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए, बॉन्ड फंड में कोई लॉक इन नहीं होता, ना ही कोई शेयर बाजार का रिस्क होता है। तो 6 महीना, 12 महीना के बाद जो टारगेट आना है, बहुत दिन हो गए इंटरनेशनल वेकेशन पे नहीं गए, कोई बड़ा समाज सेवा का काम करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बॉन्ड फंड में कुछ पैसा डाल सकते हैं, इसमें शेयर बाजार का रिस्क नहीं है। ऐसे ही गोल्ड फंड भी होते हैं, डिजिटल गोल्ड है। आज सोने का रेट 50,000 तोला है। और आप विश्वास कीजिएगा, अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा तो आपको मालूम होगा, वरना अपने पिताजी से पूछ लीजिएगा। आज से 25 साल पहले आपका, हमारा, दिल्ली में रहने वाले आम आदमी के घर का खर्चा जो होता था वो 1 तोला सोने के बराबर था। और आज भी आपका और हमारा घर चलाने का खर्चा, केवल किचन की बात कर रहा हूं, 1 तोला सोने के बराबर है, 50,000 रुपए तोला। और आज से 25 साल बाद भी मेरी बात याद रखिएगा, घर चलाने का खर्चा 1 तोला सोना के बराबर आएगा। तो सोना आज 50,000 तोला है, सालाना 10% इसकी ग्रोथ है। यदि आपको 2-3 साल के बाद बड़ा सोना चाहिए शादी ब्याह के लिए, अभी से किश्तों में लेना शुरू कर दीजिए, हो सकता है तब लाख रुपए तोले का रेट हो। और एक होता है बैलेंस फंड। जिन लोगों ने कभी शेयर बाजार का अभी तक शुरुआत नहीं की, मुख नहीं देखा, बैलेंस फंड क्या होता है कि कुछ पैसा शेयर बाजार में, कुछ डेट में, कुछ बॉन्ड में ऐसे मिक्स करके डालता है और सालाना 12-13% का ग्रोथ देता है। अब मैं दोस्तों आपके सामने रख रहा हूं गणित। हम सबने 10वीं कक्षा में गणित तो पढ़ा होगा ना। 33% नंबर भी 10वीं में यदि गणित में आया तो मैं मान लेता हूं कि गणित पढ़ा होगा। और गणित में 10वीं कक्षा के गणित में एक फॉर्मूला होता था जिसे कहते थे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग रिटर्न।
चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग रिटर्न इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मैं आज आपके सामने दो कैलकुलेशन रख रहा हूं। यदि आज आपके पास 1 लाख रुपया है, चाहे तो आप उसे अपने बिजनेस में घुमा सकते हैं, भाई बिजनेस में 1 लाख रुपए और निवेश कर दीजिए, धंधा है बढ़ेगा, या फिर उसे निवेश कर दीजिए। यदि 8% सालाना ब्याज आता है तो 20 साल में 1 लाख का बनता है 4 लाख। और यदि 20% सालाना प्रॉफिट आपका वो 1 लाख रुपए कमाता है, चाहे आपके बिजनेस में कमाए, चाहे मेरे बिजनेस में कमाए, चाहे टाटा बिरला अंबानी उसे बना के दें, तो पैसा बनता है करीब करीब 38 लाख। मेरे 1 लाख को 4 लाख बनाना है, मेरे धंधे में घुमाना है, या 40 लाख बनाने के लिए किसी दूसरे प्रोफेशनल सक्सेसफुल रनिंग बिजनेस को देना है, वो आपके हाथ में है, प्रॉफिट्स आपके हाथ में है। और यदि मैं 10,000 महीना की बात करूं, मैं ये मान लेता हूं कि मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे बच्चे तो मेरे धंधे में आने नहीं वाले, वो पढ़ लिख गए, अब अगले 20 साल के बाद मेरे को रिटायरमेंट लेनी है, तो जो भी कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है आप उसका 10% स्पेयर कर दीजिए। मैं केवल 10,000 रुपए महीने की बात कर रहा हूं। यदि मेरी दुकान चलती है चांदनी चौक में और मैं हर महीने का 10,000 देना शुरू कर देता हूं म्यूचुअल फंड के अंदर, जहां 15% का रिटर्न आता है, तो 20 साल बाद जब मेरे रिटायरमेंट का स्टेज आएगा, बच्चे तो मेरी सुन नहीं रहे हैं, मेरे को दुकान बंद करना ही पड़ेगा, हेल्थ इश्यू है, कहां तक धंधा आगे बढ़ाऊंगा, तो ये 1 करोड़ 32 लाख इकट्ठा हो जाएगा। केवल 10,000 रुपए महीना 20 साल में 1.25 करोड़ बन जाएगा। और आप भी जानते हैं 1.25 करोड़ धंधा तो भाई बिकता नहीं इतनी जल्दी, मंदा ही होता है। 1.25 करोड़ को बैंक में जमा कराऊंगा ना, 60-70 हजार रुपए महीना आएगा, मेरी और मेरी बीवी की आराम से कटेगी। तो ये कंपाउंडिंग रिटर्न है। और यदि 10% भी आया ना तो भी ये लेवल का ग्रोथ बन जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं टारगेट बेस्ड अप्रोच की, कि 5 करोड़ का टारगेट लेते हैं। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता आपकी वैल्यूएशन क्या है, मैं एक स्टैंडर्ड फिगर मान के चलता हूं कि दिल्ली में रहने वाला आम आदमी जब रिटायर होगा, उसको 5 करोड़ के लगभग पैसा रहेगा ना, तो एक सक्सेसफुल रिटायर्ड लाइफ जी पाएगा। 5 करोड़ लेने के लिए आप अपने धंधे में कितना निवेश बढ़ा सकते हैं वो आपको देखना, मैं नहीं बता सकता। यदि 73 लाख रुपए आज एफडी करा दी जाए बैंक में, 73 लाख वन टाइम, तो ये 25 साल बाद 5 करोड़ बन जाएगा। और यदि 30 लाख रुपए हम अपने ऐसे बिजनेस में लगा दें जो फलाना 12% की ग्रोथ दे रहा है, तो भी 5 करोड़ हो जाएगा। और यदि मैं मंथली निवेश की बात करूं, 30,000 रुपए महीना यदि मंथली निवेश में किसी म्यूचुअल फंड में करता हूं, तो ये 5 करोड़ बन जाएगा 12% के हिसाब से। और यदि 15% का ग्रोथ आया, तो ये टारगेट केवल 18 से 20 हजार रुपए महीना। 18 से 20 हजार रुपए महीना निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट कैन बी रीच अप टू ए लेवल ऑफ 5 करोड़। 5 करोड़ का वैल्यूएशन होगा, 5 करोड़ की नेट एसेट वैल्यू होगी आपकी कंपनी की। वो कंपनी जिसे आप नहीं चला रहे, आप केवल निवेश कर रहे हैं, निवेशक के नाते चला रहे हैं उसे टाटा बिरला अंबानी, और आपका प्रॉफिट आपके पास आएगा। तो ये लेवल के रिटर्न्स बनते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सारे अंडे तो एक टोकरी में नहीं रख सकते। यही हम बिजनेस में भी करना चाहते हैं कि एक बिजनेस कब कैसे नेगेटिव हो जाए कुछ नहीं पता, सरकार की नई नीति आई, बिजनेस चौपट हो जाएगा। सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। जो भी बिजनेस और प्रोफेशन में आप हैं, उस बिजनेस को सक्सेसफुली रन कीजिए, एम्प्लॉइज रखिए, ऑटोमेशन लाइए, टेक्नोलॉजी लाइए, और बिजनेस के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के दूसरे धंधे की शुरुआत कर दीजिए। और दूसरा धंधा आपको नहीं करना, तो दूसरा धंधा प्रोफेशनल्स को करना है। म्यूचुअल फंड को पैसा दे दीजिए। हम यूजली रेकमेंड करते हैं कि एक व्यक्ति के पास यदि 100 रुपए का निवेश हो तो पैसों को बांट देना चाहिए। कुछ पैसा इंश्योरेंस में डालिए, कुछ शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट जो मैंने बताए, गोल्ड फंड, डेट फंड, उनमें डालिए, और कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालिए। देखिए क्या होता है कि कभी कभी लाइफ में इमरजेंसी आ जाती है। धंधा बढ़िया चलता रहा मेरा तो बहुत अच्छी बात है, सक्सेसफुली रिटायर्ड लाइफ जिएंगे, करोड़ों की वेल्थ जोड़ेंगे, लेकिन इमरजेंसी आ गई तो मेरे लिए F1 बटन कौन दबाएगा? व्हाट विल हैपन इफ प्लान ए गॉट फेल? अगर मेरा धंधा में कुछ लोचा हुआ, मेरे बच्चों ने मुझे नहीं पूछा, जो हम चाह रहे हैं लाइफ वैसी नहीं चली, तो प्लान बी क्या है, जिसे कहते हैं बैकअप प्लान। सो दिस इज अ प्लान बी विच इज आई एम शोइंग इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। कोरोना आ गया, दुकान बंद होगी 2 साल के लिए, कुछ नहीं कर सकते। मेरा जो प्रोडक्ट था वो कोरोना के टाइम में बिकना बंद हो गया, कुछ नहीं कर सकते। सरकार ने बोल दिया भैया रेस्टोरेंट तो नहीं खुलेंगे अगले 12 महीने तक। अब मेरा तो रेस्टोरेंट का धंधा है, 12 महीने तक चलेगा नहीं। मेडिकल रेस्ट पे आ गए, मेडिक्लेम कंपनी ने पूरा बिल पास कर दिया हॉस्पिटल का, लेकिन 12 महीने में बेड पे रहा तो पैसा कहां से आएगा? तो उसका सॉल्यूशन है शॉर्ट टर्म नीड, जो मैंने डेट फंड बताए थे। आप कुछ पैसा डेट फंड में जब रखते हैं तो आपकी एक तो इमरजेंसी नीड को भी पूरा करता है, शॉर्ट टर्म टारगेट्स को भी पूरा करता है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म नीड की प्रोविजनिंग कर लेते हैं, उन्हें कोरोना जैसे समय में परेशान नहीं होना पड़ता। नौकरी चली गई बाय द वे, तो अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दीजिए। अगर आप नौकरी में है तो अपना 6-8 महीने का बैकअप रखिए। मैं सक्सेसफुल बिजनेस चलाऊंगा, नौकरी करूंगा, निवेश करूंगा, 60-65 की उम्र में रिटायर होऊंगा, लाइफ में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करूंगा। लेकिन बाय द वे अगर मैं नहीं रहा तब क्या?
मैं कल नहीं रहा तो मेरे बीवी बच्चों को पैसा आज अभी इसी वक्त चाहिए होगा, इसलिए कुछ पैसे से जीवन बीमा भी कराइए, ताकि मैं ना रहा उनसे पूछिए जिनके परिवार के कमाने वाले व्यक्ति पिछले कोरोना में चल बसे, आज उनकी क्या हालत है। तो एडुकेट इंश्योरेंस हम ये रेकमेंड करते हैं कि एक व्यक्ति को अपनी सालाना आमदनी का 16 गुना का बीमा लेना चाहिए। मेरी आमदनी लाख रुपए महीना है, सालाना आमदनी 12 लाख हुआ, उसका 16 गुना करूंगा तो 2 करोड़ निकला। यदि भगवान ना करे मुझे कुछ हुआ, मेरी बीवी को 2 करोड़ मिलेगा, अभी जेठ जी और दामाद जी के हाथ में पैसा देगी नहीं, वो 2 करोड़ को बैंक में जमा कराएगी, महीने का लाख रुपए ब्याज आएगा। तो मैं फिर से फाइनल कैलकुलेशन पे आ रहा हूं कि अपने पैसे के 3 हिस्से कीजिए, कुछ इंश्योरेंस और शॉर्ट टर्म सेविंग लीजिए, और बिजनेस का बैकअप क्रिएट कीजिए। एक दूसरा बिजनेस खरीदिए जो ऑटोमेशन में चलता हो, जो प्रॉफिट मेकिंग हो, जहां पे आपको केवल निवेश करना है। इंडिया हैव बीन री रेटेड, भारत पे भरोसा कीजिए। अगर आपको लगता है कि भारत, जो इंडियन इकोनॉमी है, जो भारत है, उभरता भारत, चमकता भारत, अगले 10 साल पिछले 10 साल से बेहतर होंगे, तो इंडिया में निवेश कीजिए। यदि आपको लगता है कि अगले 25 साल इंडिया हैव बीन री रेटेड, मैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा, द करंट रूलिंग गवर्नमेंट एंड द पास्ट गवर्नमेंट एज वेल, सरकारों ने पिछले 15 साल में जो काम किए हैं उसका असर अब नजर आएगा। भारतीय बाजार में विदेशी निवेशक आ रहे हैं, नई नई कंपनियां आ रही हैं, नए नए निवेश आ रहे हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो भारत में निवेश कीजिए, उभरते भारत में निवेश कीजिए, भारत के बिजनेसेस में निवेश कीजिए, शेयर बाजार के थ्रू करिए, अपना बिजनेस बढ़ेगा, कोई दो राय नहीं इसमें। ये ग्रोथ जो सेंसेक्स की हुई है वो आगे भी उम्मीद है कि रहेगी। मैं अगेन वापस से आ गया, कमर्शियलाइज योर बिजनेस। अपने बिजनेस को ऑटोमेशन में कैसे डालना है मैं उसके बारे में लोगों को बताता हूं, और अपने बिजनेस को इज इट इज चलाते चलाते, नौकरी को इज इट इज चलाते चलाते एक और नया बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा करना है वो मैंने बताने की कोशिश की है। शोले मूवी हम सबने देखी होगी, कॉन्सेप्ट समझिए इस मूवी का। जो मेरे बस की नहीं है वो नहीं है, मेरे हाथ नहीं है, ठाकुर साहब के हाथ नहीं थे, नहीं मार सकते थे गब्बर को, तो उन्होंने क्या किया, जय और वीरू को हायर किया। आपके बस की नहीं है ऑल ओवर इंडिया बिजनेस चलाना, वर्ल्ड वाइड बिजनेस चलाना, तो दे दो ना टाटा बिरला अंबानी को पैसा, करो जय और वीरू को हायर। 2 कर्मचारी रख करके काम नहीं बढ़ता, लेकिन अगर कर्मचारी जय और वीरू जैसा हो, टाटा और बिरला जैसा हो, तो धंधा बढ़ता है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकालिए, जब तक आप रिटायर होंगे या आपका बिजनेस किसी लॉस मेकिंग पिक्चर में घुसेगा, तब तक ये जय वीरू नाम के जो बिजनेसमैन है, जो म्यूचुअल फंड नाम की कंपनी है, वो आपकी वैल्यूएशन को बहुत ऊपर तक ले जाएंगी और आपके प्रॉफिट्स बनेंगे। मौका दीजिए। राजेश चेतन जी ने मेरे को कई बार मौका दिया, उनके ऑफिस में कई सारे लोगों से मैं मिला, बहुत सारे लोगों का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मेरे ऑफिस में है। तो आप मौका देंगे, आपकी भी सेवा करेंगे। अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि सबका विकास हो, सब अमीर बने, इतनी वेल्थ बनाए कि हम समाज सेवा के लिए भी खर्च कर पाए। तो आपकी आर्थिक कुंडली, आपकी बिजनेस कुंडली को थोड़ा संवारने का काम मैं करता हूं, मौका देंगे तो आपके लिए भी करूंगा। डिस्क्लेमर मैं फिर से दे दूं, हमने सिर्फ अवेयरनेस के लिए प्रेजेंटेशन अरेंज की है, किसी भी कंपनी के शेयर, प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड का मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा। जो फिगर्स दिखाए गए वो सिर्फ मैथमेटिक कैलकुलेशन थे। थैंक्स टू भिवानी परिवार मैत्री संघ, राजेश चेतन जी, राघव जी, मुझे मौका दिया। द प्रेजेंटेशन इज ओवर नाउ, थैंक यू वेरी मच, वी कैन टेक क्वेश्चन आंसर्स नाउ। मैं स्क्रीन हटा देता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। अमित सर, अपना फोन नंबर एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए। धन्यवाद अमित जी, और आपने जिस उत्साह से, आपने जिस एनर्जी से पूरे सेशन को लिया है, मुझे लगता है कि आपने लगता है पूरी तरह सांस नहीं लिया होगा, एक ही सांस में आप बोल रहे थे। तो बेसिकली आप में पैशन है इस विषय को लेके, और आपने उसी पैशन को हमारे बीच प्रस्तुत किया। तो अमित जी ने जो अपना नंबर डाल दिया है चैट बॉक्स में कि जो भी संपर्क करना चाहे, अमित जी का नंबर है 9899126388। मैं रिपीट कर देता हूं, 9899126388। आप अमित जी से जुड़ सकते हैं और अपने आर्थिक कुंडली के बारे में चर्चा भी कर सकते हैं। और मित्रों, अब सेशन ओपन है, सवाल ले सकते हैं, रेज हैंड ऑप्शन यूज कर लीजिए। आपके मन में कोई जिज्ञासा है अमित जी? अरुण जी ने हैंड रेज किया है। जी अरुण जी। नमस्कार अमित जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि किस तरह से इन्वेस्ट करना है।
जैसे हम लोगों का अकाउंट बैंक में होता है और बैंक वाले उसमें एक हमसे ऑथराइजेशन ले लेते हैं कि भाई हर महीने आपसे इतने रुपए हम ले लेंगे, तो वो सेफ है कि अपने आप खुद इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सेफ है? सर हर चीज के लिए ना एक प्रोफेशनल होते हैं। बैंक वालों का काम है बैंकिंग प्रोफेशनल तरीके से करना, उनकी सेविंग्स मैनेज करना और उनको लोन देना। इन्वेस्टमेंट से बेहतर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के संपर्क में रहें, क्योंकि बैंक के कर्मचारी ना पेरोल पे होते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोस माय कोलीग, उनके कुछ टारगेट्स होते हैं, उन्हें अचीव करने के लिए कभी कभी कुछ मिस सेलिंग भी वो आपको कर देते हैं, उसके बाद उसका प्रमोशन हो जाता है, ट्रांसफर होता है, वो आगे निकल जाता है और नया कर्मचारी आपको फिर नया प्रोडक्ट समझाता है। लेकिन एक जो जैसे LIC एजेंट जो लोग होते हैं ना, इंश्योरेंस एडवाइजर, ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ये परमानेंट आप ही के साथ रहेंगे जिंदगी भर। तो जो आज माल बेचेंगे इन्हें 10 साल बाद भी मालूम रहेगा कौन सा प्रोडक्ट किस वजह से बेचा गया। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा, रेदर देन डीलिंग विद अ बैंकिंग एम्प्लॉयज, बेटर टू डील विद पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजर और पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर, क्योंकि वो वक्त के साथ बदलेगा नहीं और आपके पोर्टफोलियो में बार बार चेंजेस नहीं होंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू। एक सवाल चैट बॉक्स में संजय मल्होत्रा जी ने रखा है कि मैं 57 साल का हूं, प्राइवेट सर्विस में हूं, एंड आई एम इन्वेस्टिंग लिटिल बिट इन म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट। एज पर योर एक्सपीरियंस एट दिस एज, विच मोर एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड आई एक्सप्लोर? सर आपके लिए मेरा जवाब ये है कि शेयर बाजार में ना क्या होता है कि जब तक 5 साल का टाइम नहीं आना चाहिए। अब आपके पास टाइम फ्रेम कितना बचा देखिए, क्योंकि 57 की उम्र है, 60 में रिटायरमेंट हो जाएगी, इसलिए ऐसे में शेयर बाजार में निवेश रेकमेंडेड नहीं है। आप केवल बॉन्ड में निवेश कीजिए। यदि कुछ पैसे को आप 5 साल के लिए छोड़ सकते हैं, उस पर्टिकुलर पैसे को जिसे आप 5 साल तक छोड़ सकते हैं, हालांकि कोई लॉक इन नहीं, यू कैन विड्रॉ एनी टाइम, केवल उतने पैसे को आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में, किसी भी इक्विटी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। रेस्ट 75% और 60% पैसे को आप डेट में ही रखिए, क्योंकि आपके पास अब रिस्क कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं बची। लंबा समय है तो डालिए, वरना मत डालिए। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मंच पे सवाल अभी भी आमंत्रित हैं, अमित जी उपलब्ध हैं सवाल के जवाब देने के लिए, और कोई साथी सवाल पूछना चाहे तो। जी राघव का सवाल है। राघव आप पूछिए सवाल। अमित सर, मुझे ये पूछना है, आजकल जो ये एप्स है ज़ीरोधा, ग्रो, जिनके थ्रू यंगस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, सो आई थिंक विदाउट एनी नॉलेज वो लोग इस ऐप प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। सो आप उस इन्वेस्टमेंट्स को कितना सेफ मानते हैं, और इन एप्स को लेके आपका कोई कमेंट? सर निवेश करना है चाहे कहीं से भी करिए, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन निवेश में, क्योंकि ये कोई इंश्योरेंस पॉलिसी तो है नहीं कि एक बार खरीद लिया 20 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेयर बाजार में रोज नई नई चीजें आती हैं, इसलिए आपको एडवाइजर साथ रहना जरूरी है। एडवाइजर जरूरी है, म्यूचुअल फंड सही है लेकिन एडवाइजर भी जरूरी है। तो इन ऐप में एक्चुअल में एडवाइजरी सर्विसेज नहीं होती, आपको खुद अपनी मर्जी से रिसर्च करके खरीदना बेचना रहता है। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनके होते हैं, वो फिल्टर के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से रेकमेंड कर देते कि ये शेयर खरीद लो, और उस शेयर से कब निकलना है ना, वो ये लोग नहीं बता पाते। तो ऐप बिल्कुल सुरक्षित है, ऐप में कोई नुकसान नहीं है, वो कहीं नहीं भागेंगी, सब रजिस्टर्ड है सेबी के पास। प्रॉब्लम सिर्फ एडवाइजरी की है कि आपको कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना है, वो ऐप आपको नहीं बताएगी। उसके लिए बेहतर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के टच में रहिए। उस ऐप पे आपको 50 पैसा सस्ता मिल जाएगा सामान, 100 रुपए की वस्तु 99 रुपए 50 पैसा में मिलेगी। एडवाइजर के साथ रहेंगे तो 99 रुपए वाली वस्तु शायद 100 रुपए में आएगी। 50 पैसा सालाना का डिफरेंस कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन 50 पैसा अधिक देके यदि मुझे ये कमिटमेंट मिल रहा है कि एडवाइजरी सर्विसेज हैं और सही हैं, और जो व्यक्ति मुझे आज सलाह दे रहा है वो 5 साल बाद भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा ये बताने के लिए कि साहब ये मैंने इसलिए बताया था, और कभी कभी डिसीजन गलत भी होते पर वो ऑनर करता है कि सर हो गई गलती मुझसे। ऐप को आप कहां ब्लेम करेंगे, आपका रिटर्न अगर नेगेटिव हो गया तो। मैं ऐप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐप सब सुरक्षित है, बस वहां पे एडवाइजरी नहीं है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि डिसीजन गलत हो सकते हैं। ओवर टू यू सर। अरुण जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी अरुण जी। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा अमित जी दोबारा आपसे, कि आपने बीच में मतलब जैसे कहा कि जिस बिजनेस की वजह से आपको लॉस हो रहा है आप उसी को खरीद लो, तो मतलब एक जॉब के माध्यम से बताया कि आपने तरीका बताया, क्या चीज है वो, क्या जी आशय था मैंने आपका? बिल्कुल बात एकदम सटीक कही है, रीजन के साथ कही है, प्रूफ के साथ आपको एग्जांपल दे सकता हूं। मैंने एक एग्जांपल दिया था, जब हम लोगों ने अपनी लाइफ को
टेलर मेड कपड़ों पे शिफ्ट किया ना, टेलर मेड कपड़ों से हटा के रेडीमेड गारमेंट पे शिफ्ट किया, जिन दर्जी लोगों ने, जिनको रेमंड, कैंटाबिल, टीक्यूएफ, टीएनजी से नुकसान हो रहा था, उन्हीं की फ्रेंचाइजी ले ली या उनकी शॉप्स खरीद ली, वो फायदे में रहे और लोकल दर्जी का धंधा संभव मंदा हो गया। तो जिन परचून की दुकान वालों ने, जो लोकल कॉलोनी में दुकानें होती हैं, वक्त रहते अपने आप को रिलायंस फ्रेश की फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट नहीं किया, उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गया। तो इवन व्हाट्सएप भी आपके सामने, जिसे फेसबुक ने बाद में खरीदा, जिस टेक्नोलॉजी से लग रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट है और ये अमेजन है, हमको लगता है ना हम ट्रेडर लोगों का बिजनेस इनकी वजह से मंदा हुआ, तो खरीद लो ना फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के शेयर। आज फ्लिपकार्ट के शेयर नहीं, लेकिन कल आ जाएंगे। मीनवाइल पेटीएम के शेयर बाजार में आ चुके हैं। तो वो कंपनियां जो हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगी, जिनमें सबसे ज्यादा आईटी कंपनी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के शेयर खरीद लीजिए। मेरा धंधा कल को मंदा होगा, लेकिन वो कईयों का धंधा काट करके अपना प्रॉफिट बढ़ा रहा है, मैं उसके प्रॉफिट से डिविडेंड लेके कमा लूंगा। मैंने एकदम सटीक बात की थी। और आपके बिजनेस में भी ऐसे 2-4 बिजनेस आपकी जानकारी में होंगे जिससे आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचता है, उस बिजनेस को खरीद लीजिए। यही एक बिजनेस प्रैक्टिस होती है कि जो मुझे कल को नुकसान पहुंचाने वाला, मैं पहले उसके शेयर खरीद लूं। ओवर टू यू सर। जी।